नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। चुनाव गॉन, महंगाई ऑन, और ये तो शुरुआत है। अभी महंगाई गति पकड़ेगी और आम आदमी की कमर को तोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि बल्क ऑयल 28 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हो चुकी है। सब्जी फल महंगे हो चुके हैं, खाद्यान्न सामग्री महंगी हो चुकी है। लेकिन एक आंकड़े के साथ समझिए कि महंगाई बीते 8 सालों में कहां से कहां पहुंच गई है। 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम थे 410 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर। आज भाव है 900 से ऊपर, यानी 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी बीते 8 सालों में हो चुकी है। अब किसी आय में बीते 8 सालों में 100% बढ़ोतरी हुई है, सवाल खुद से कीजिएगा। अब पेट्रोल के दाम को समझिए। मई 2014 में पेट्रोल के दाम हुआ करते थे 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और आज दाम है 100 रुपए के ऊपर, यानी 45% से ऊपर की बढ़ोतरी हो चुकी है। और यह बढ़ोतरी सिर्फ पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस में नहीं, आम आदमी की जरूरत और मूलभूत की हर सामान में हो चुकी है। लेकिन हर कोई सवाल पूछ रहा है कि बीते 4.5 महीने जिनमें चुनाव थे, दाम क्यों नहीं बढ़े, और परिणाम आने के 12 दिन के बाद ही दाम क्यों बढ़ गए, यानी कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई का एक्सेलरेटर क्यों दबा दिया। बीते 8 सालों में महंगाई बढ़ती ही गई और कमाई घटती ही गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। कोरोना के बाद गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की संख्या भी बढ़ी। लेकिन महंगाई से जनता को कोई राहत ना मिली है और ना ही मिल रही है। तो क्या महंगाई की असली मार अभी और पड़नी बाकी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र गुप्ता जी, राजस्थान एलपीजी फेडरेशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ जी। लेकिन सुरेश गर्ग जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि मैं वो मीठी घुट्टी आपसे जानना चाहता हूं जो दर्शकों को ये बताए कि महंगाई नहीं है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, हम ही बेवजह हो हल्ला कर रहे हैं। जरा बताइए। देखिए सोलंकी जी, निश्चित रूप से आज 80 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल और डीजल के अंदर 80-85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पर मैं जो इन्फ्लेशन रेट की जो खुदरा महंगाई दर की बात करना चाहता हूँ। खुदरा महंगाई दर अभी 6.07% है, जो 4% और 6% के एक आरबीआई ने पैरामीटर्स बनाया हुआ था कि 4 से 6 के बीच में, तो उसके किनारे पे बॉर्डर पर ही महंगाई दर है। निश्चित रूप से महंगाई दर बढ़ी है, लेकिन इतना भी नहीं है कि साहब बहुत डबल हो गई, 3 गुना हो गई है। 6 पर आरबीआई की खुद की गाइडलाइंस है कि 4 से 6% के बीच में महंगाई दर रहनी चाहिए। तो आज 6.07% है, जो कि 6% के लगभग है जी। और अभी जो पूरे विश्व के अंदर जो यूक्रेन और उसका जो रशिया का जो झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, डॉलर की प्राइसेस बढ़ गई। जो विश्व में जो एक संकट आ रहा है, उसकी वजह से इंपोर्ट जो अधिकांश आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट में जो रेट्स में जो उछाल आया, उसकी वजह से इसके उसका परिणाम है। बाकी जो चीज है उसको केंद्र सरकार के संज्ञान में जैसे है, यूक्रेन निश्चित रूप से कंट्रोल में रहेगी। मैं कह रहा हूं ना, आपके जरिए तो मैं मीठी घुट्टी दिलाना चाहता हूं, राहत तो मिले जनता को। आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, उस दिन पेट्रोल के दाम 70, 80, 50 के आसपास आ जाएंगे। आप ये कह रहे हैं ना, कम होंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होंगे, पेट्रोल के दाम कम होंगे, निश्चित रूप से होंगे। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस मुझे बताइए, निश्चित रूप से मुझे बताइए ना, 1 मार्च 2019 और 1 मार्च 2020 क्रूड ऑयल के दाम क्या थे, बताइए सर। और देश में पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप 2014 के पहले से कंपैरिजन कर लीजिए और आज 7 साल के अंदर कंपैरिजन कर लीजिए। कोई समस्या नहीं है। से मैं कहना चाहता हूं कि मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे महंगाई दर नहीं बढ़ी है। मई 2014, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आंकड़े की बात कर रहे हैं ना सुरेश गर्ग जी, यूपीए गवर्नमेंट आंकड़े की बात कर रहे हैं ना सर, मैं बता रहा हूं ना। आज महंगाई सुरेश गर्ग जी, सर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, 6% के लगभग महंगाई चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। के टाइम पे 10% ये जरा डालिए पीछे,
क्रूड ऑयल के दाम दिखाते हैं सर, करते थे हमने वो सब्सिडी सिस्टम क्रूड ऑयल के दाम देखिए ना सर, जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के सरकार के सुरेश गर्ग जी, करता था, सुरेश गर्ग जी, को हमने ये बंद लीजिए किया सर। है। तो आप निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सुरेश गर्ग जी, जनता को राहत देने सुरेश का काम गर्ग करती जी, है। 2014 क्रूड ऑयल की कीमत थी $106.85 प्रति बैरल। देश में पेट्रोल का दाम था $71.41, डीजल मिला करता था $56.71। मैं तो ये बताइए कि डॉलर प्राइस उस टाइम पे $52 डॉलर था, आज $77 है। मई उस टाइम पे $52 डॉलर था, आज $77 है। आप उससे इन्फ्लेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, निश्चित रूप से जो आज रेट है उससे लीटर। सर सुनने दीजिए, दर्शकों को सुनने दीजिए सर। मई 2016 में क्रूड ऑयल के दाम थे $45 प्रति बैरल, देश में पेट्रोल मिला करता था $62। अप्रैल 2021 में पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम थे $63। जरा देखिए मई 2014 में, सर रुकिए जरा, क्या आप ये चाह रहे हैं सुरेश गर्ग जी, कई आंकड़े झूठे हैं, सुरेश गर्ग जी कई आंकड़े झूठे हैं, कई आंकड़े झूठे हैं सर। आप डॉलर की प्राइसेस को बताइए ना, इसके अंदर डॉलर की प्राइसेस उस टाइम पे क्या थी? कीमत प्रति बैरल डॉलर आप बता रहे हैं, मई 2014 में उस टाइम पे डॉलर की प्राइसेस क्या थी? ऑलमोस्ट 40% डाउन करती थी, लेकिन पेट्रोल के दाम आसमान छू चुके हैं। सुरेश गर्ग जी, डिफरेंस कर लीजिए, वो रेट आएगी। तो क्या ये आंकड़े गलत है, वो कंट्रोल के अंदर है। क्या ये आंकड़े गलत हैं? मैं कह रहा हूं क्या आंकड़े गलत चाह रहा हूं इन्फ्लेशन जो आज आरबीआई ने जो 4 और 6% के बीच का दिया हुआ, उसके अंदर हमारी इन्फ्लेशन रेट है और उसको कंट्रोल कर रखा है। और जहां तक है अपनी जो वैश्विक महामारी है, उस वैश्विक महामारी के अंदर अगर क्रूड की प्राइस गौर जी हमारे साथ बने हुए, लेकिन सुरेश गर्ग जी एक और आंकड़ा दे रहा हूं। 1 मार्च 2014 को रसोई गैस के दाम हुआ करते थे $410.50 प्रति सिलेंडर। सब्सिडी कितनी थी? सब्सिडी कितनी देते थे? 1241 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, बाकी की सब्सिडी दिया करते थे। हमने सब्सिडी बंद कर दी है, 950 रुपए का सिलेंडर है, लेकिन हमने सब्सिडी, जब कोरोना काल के अंदर इसके अंदर देश के अंदर इतना बड़ा संकट आया है, देश के विकास की वजह से हमने सब्सिडी बंद की है। गरीब आदमी को कितनी सब्सिडी मिल रही है सिलेंडर पर? सब्सिडी परमानेंट बंद नहीं की है, टेम्परेरी सब्सिडी बंद की है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी, 1241 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। बताइए कब से शुरू कर रहे हैं? 1241 रुपए का सिलेंडर था। बताइए कब से शुरू कर रहे हैं सब्सिडी वापस? निश्चित रूप से आगे जब पिछले 2 सालों से सवाल पूछ रहा हूं सर मैं। परिस्थिति है, देश 2 सालों से जो परिस्थिति है, लोगों ने सिलेंडर को अपने घर में अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कार्तिकेय गौड़ जी, दूसरी तरीके से राहत दे रहे हैं। कार्तिकेय गौड़ जी, इलेक्शन खत्म हो गया है सर, अब रुक जाइए। इलेक्शन खत्म हो गया है, महंगाई का मीटर चालू हो चुका है। पेट्रोल डीजल को आप समझाइए, क्योंकि बल्क में जो ले रहा है उसको 25 से 28 रुपए प्रति लीटर महंगा हो रहा है। यानी कि इंडस्ट्री, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि रेल देर सवेर महंगी होनी है, सड़क पर जो भी कुछ चल रहा है महंगा होना है। हाँ, ये ठीक है कि आम आदमी को सिर्फ 80 पैसे प्रति लीटर महंगा मिल रहा है, लेकिन वो वैसे ही 100 से ऊपर है। नहीं विजेंद्र जी, आपने ठीक कहा है। जो बल्क में 28 रुपए लीटर महंगा हुआ है, ये एक इंडिकेशन है कि डोमेस्टिक प्राइसेस भी धीरे धीरे रोजाना 80-80 पैसे, 40-40 पैसे करके ये डोमेस्टिक प्राइसेस भी इससे मैच कराए जाएंगे। क्योंकि ये डिफरेंस नहीं हो सकता कि आप एक बल्क यूज़र को तो आप जो 28 रुपये लीटर महंगा दें और जो रिटेल में आप दे रहे हैं उनको आप कम दें। तो ये एक इंडिकेशन है जनता के लिए कि देर सवेर ये 28 रुपये भी आपको यहाँ तक लाके छोड़ा जाएगा। जी, ऐसे ही एलपीजी के अंदर भी जैसे, लेकिन उस सवाल का जवाब दीजिए। कह रहे हैं ये कि क्रूड ऑयल बढ़ गया। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। पेट्रोलियम पदार्थ जो है संविधान के अंदर केंद्रीय सूची का विषय है। इसके ऊपर कानून केवल सेंटर बना सकता है। नंबर 1, सेंटर अगर अध्यादेश लाएगा, स्टेट जो है वो उससे ज़्यादा वैट नहीं वसूल सकता। 2013-14 की बात करें, आपने सही कहा था, मिनिमम जो क्रूड का प्राइस था वो $96 था और मैक्सिमम जो था वो 108 था। उस वक्त डीजल जो था 50 रुपये 50 पैसे या 56 पैसे के करीब था। आज जो है क्रूड इतना ही है, करीब $100 है और जो है उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, करीब 90 रुपये डीजल पार कर चुका है। ऐसे ही एलपीजी का सिलेंडर जो था 400-450 रुपये के बीच में था, वो आज करीब 953 रुपये 50 पैसे का हो चुका है। तो ये आफ्टर ऑल महंगाई कहाँ तक जाएगी और जनता इसको कैसे मीट आउट करेगी? ठीक है, सुरेश जी ने कहा कि महंगाई है, यूक्रेन का युद्ध हुआ है, सब है, लेकिन एक रोड मैप तो पेश करना चाहिए सरकार को कि आम जनता इसको कैसे काउंटर करेगी। क्योंकि ये आम जो है वो रोज दिन प्रतिदिन जो यूज़ की चीज़ें हैं उनसे जुड़ा हुआ विषय है।
हम ये नहीं कह रहे ठीक है आपको सरकार चलानी है, आप चलाइए, जैसे भी चलाइए, लेकिन आपको एक रोड मैप देना पड़ेगा जनता को कि भाई आप 2020-21 के अंदर आप देखेंगे तो करीब 20 रुपए डीजल के प्राइस बढ़ गए। तो अगर आप एक साल के अंदर 20 रुपए बढ़ा देंगे, जब मेरा मतलब ये है कि आपको जनता को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, कोई पॉलिसी ऐसी लानी पड़ेगी। अरे सुरेश जी, अरे सुरेश जी, जनता तैयार है, जनता तैयार है, आप निश्चिंत रहिए, अरे जनता निश्चिंत रहिए, जनता तैयार है, अरे जनता सब समझती है, अरे जनता सब समझती है, तो आप बता दीजिए, सब समझती है, आप बता दीजिए कहां तक ले जाएंगे, समझती है जनता को, आप बता दीजिए, क्या महामारी चल रही है, आप बता दीजिए, रशिया का झगड़ा चल रहा है, इस महामारी पे आप कितना ले जाओगे ये बताओ तो सही। जनता को सब पता है क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्यों इस महामारी में आप ये पेट्रोल डीजल एलपीजी को कहां पे ले जाएंगे बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा। बाकी मेहमानों को भी मुझे इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन ठीक है, लेकिन सुरेश गर्ग जी, होमवर्क करके आना चाहिए। 3 सालों में जरा बताइए, सुरेश गर्ग जी, बीते 3 सालों में जरा बताइए कि गरीबी रेखा से नीचे हिंदुस्तान 3 साल पहले विश्व में कहां खड़ा था और आज कहां खड़ा है? जब डॉलर गरीबी रेखा में बताइए सर, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। मैं गरीबी रेखा से नीचे का आंकड़ा बता रहा हूं। जब यूपीए गवर्नमेंट में 116वें पायदान पे खड़ा है सर, 18 लाख करोड़ का बजट होता था, आज 40 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगा रहे हैं, आज विकास के अंदर पैसा लगा रहे हैं, आज डिफेंस के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो ऑर्नामेंट हथियार बनेंगे उसको परचेज करने के लिए हमने को कहां तक ले जाएंगे तो बताओ तो सही। हिंदुस्तान के अंदर बने हुए हथियारों की परचेजिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे के अंदर, रोड के अंदर, आप देखिए दुनिया भर का बोलिए सर, बोलिए, और उसके अंदर रोजगार के इनका महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। अब निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, रोजगार के आप राजस्थान के अंदर देखिए, मैं तो आंकड़े के साथ बात करता हूं ना, मुझे बताइए देश के अंदर बेरोजगारी दर क्या है इस वक्त? पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने से रोजगार बढ़ रहा है। सबसे महंगा क्यों है? सुरेश गर्ग जी, मैडम आप बताओ, देश के अंदर बेरोजगारी दर क्या है? प्राइस बढ़ने से रोजगार दर क्या है? हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल। बहुत अच्छे सर, लोगों को गुमराह करना। जनता ये भी समस्या कि आप किस तरीके से डिबेट को डाइवर्ट करते हैं, ये भी समस्या सर जनता। हकीकत बता रहे हैं, आज राजस्थान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी सब राजस्थान के अंदर चिल्लाने से नहीं होता, क्यों नहीं कम आप डाटा लेकर आया करें गुप्ता जी, चिल्लाने से नहीं होता, डाटा लेकर आया करें। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, रसोई गैस एक ऐसा चूल्हा जिससे खाना पकता है, ऐसा लगने लगा है कि वो आम आदमी के जेब से तो बाहर है ही। अब मुझे लग रहा है कई ऐसे परिवार हैं, लाखों परिवार ऐसे जिनके औकात से भी बाहर चली गई है, क्योंकि उनके लिए नामुमकिन हो चला है। मेरा सवाल यह है कि इसको कोई राहत मिलती दिखाई दे रही है? देखिए विजेंद्र जी, जब आप कुछ डेटा बता रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से आप पर उछल उछल कर चिल्ला रहे थे, वो अपने आप में स्पष्ट कह रही है कि इनके पास देने के लिए जवाब नहीं है, और इनके पास जो इनका दूसरा सिस्टम है कि जब आप जवाब नहीं दे सकते तो उसको दबा दो। आज आपको वही दबा रहे थे और वो बिल्कुल स्पष्ट है, इनकी मजबूरी में समझता हूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम, भारतीय जनता पार्टी पहले जुमला पार्टी थी, झूठ पार्टी थी, अब भारतीय सरकार दी है। जुमला पार्टी होती तो 4 राज्यों के अंदर परिणाम नहीं देते। कैसे कह सकते हो आप जुमला पार्टी है? 4 राज्यों के अंदर सरकार वापस आई है, 4 राज्यों के अंदर सरकार वापस आई है। घमंड इनके सर पे चढ़ के घमंड तो आप लोगों के, घमंड देखिए, एक पंजाब के अंदर महंगाई का बम फोड़ के घमंड देके बोलने नहीं देते किसी को। आपको घमंड आ गया, ये बोलने नहीं देना चाहते। पंजाब के अंदर सरकार आ गई, आपको घमंड आ गया। सुरेश गर्ग जी, 4 राज्यों में आपकी सरकार है तो जनाधार, निश्चित रूप से जनाधार है, तभी हमारे 4 राज्यों के अंदर सरकार आई है। ये क्या बात हुई सर? पिछले 7 साल में इनकी जो 30 राज्यों में कितने राज्यों में सरकार गई, उससे इनका घमंड नहीं उतरा अभी तक। ये जनता उतार एक एक करके उतारेगी, लेकिन चुनाव मुद्दा है नहीं, मुद्दा महंगाई है। कंट्रोल होगी या नहीं होगी आपको लग रहा है? निश्चित रूप से कंट्रोल में आएगी, निश्चित रूप से आएगी। क्यों नहीं आएगी? 3 साल से कह रहे हैं, रुक जाइए योगेंद्र जी। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, देखिए ये किस तरह बातें करते हैं। अब ये युद्ध का बहाना बना रहे हैं, बिल्कुल सही है, युद्ध है, युद्ध की वजह से ऑयल महंगा हुआ, लेकिन एक सवाल का जवाब इनको देना चाहिए था कि जिस दिन बिना युद्ध के ऑयल की प्राइस नेगेटिव चली गई थी, 0 नेगेटिव, उस दिन उन्होंने पैसे कम क्यों नहीं किए? पहला, जिस दिन 3 रुपए 2014 में 3 रुपए कुछ पैसे इनका एक्साइज था, उसको उठा करके इन्होंने कोविड के पहले 32 रुपए कर दिया, और तब ये कहा गया था कि जब कभी जरूरत पड़ेगी उसको कम कर देंगे। उस बात को भूल चुके हैं, उस स्टेटमेंट को। ये आज इनको जरूरत ये है कि 32 रुपए को कम करें, और अगर ये कहते हैं कि जब ये कम होगा तो हम वापस इसको कम कर देंगे, उसके जगह एक्साइज कम कीजिए, और जब वापस इस डॉलर जब कम आता है इसका प्राइस, तब इस एक्साइज को बढ़ाइए। इनका धर्म ये बनता है, पर वो नहीं बढ़ाई, व्यापारी सरकार है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। दूसरी बात, ये इन्फ्लेशन खेलते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता
ना तो ये सरसों का तेल लेने जाते हैं जो 200 रुपए के पार है, ना ये गैस सिलेंडर लेने जाती हैं इनके महिलाएं। पता नहीं, हो सकता है मोदी जी वहां सेंटर से भेजते हो फ्री में इनको, इसलिए इनको कुछ नहीं पता है। ये उससे पूछिए, प्लम्बर से, उस मजदूर से पूछिए जो 400 रुपए कमा के 200 रुपए लीटर का तेल लेने जाता है, उससे पूछिए जो पेट्रोल लेने जाता है। इनको कुछ नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने साम दाम दंड भेद करके जो 4 राज्यों में सरकार बना ली, उसके बाद एक घमंड के सिंहासन पे विराजमान प्यार है, और कह जनता रहे का हैं, स्नेह है, जनता का सपोर्ट है, इस वजह से सरकार आई है। जनता का सपोर्ट है, छल प्रपंच करके 4 राज्य में आए हैं। देखिए उसको महंगाई से जोड़ दिया, जनता का सपोर्ट है, इन्होंने उसको जनता महंगाई के से जोड़ सपोर्ट की दिया। वजह से हमारी सरकार आई है। जनता का सपोर्ट है, इसलिए हमारी योगेंद्र सरकार गुप्ता जी, आई मैं है। फिर वापस आऊंगा। मेरा आज मुद्दा चुनाव में कौन कैसे जीता नहीं है, क्योंकि अगर वो छल प्रपंच से जीते हैं तो फिर पंजाब में आप जीते हैं, आप उसको जनाधार कहेंगे। ऐसे नहीं होता ना सर। जनता ने अगर वोट डाला तो वो सोच समझ कर डाला है, मैं कह रहा हूं समझ कर चुना है। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हुक्म जी जुड़ गई हैं। हुक्म मीना जी, आप खुद एक महिला हैं, गृहिणी हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस दर्द को समझ पा रही है कि महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है, और जनता के साथ कब आकर खड़ी होगी सड़कों पर, या सोशल मीडिया पर ही चलता रहेगा ट्विटर के जरिए? देखो विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से महंगाई के खिलाफ खड़ी रही है, पहले भी सड़कों पे आई है। और मैं एक महिला होने के नाते इस दर्द को समझ सकती हूँ। जो गैस चूल्हा सिलेंडर की जो रेटें बढ़ी हैं, वास्तव में उनको महिलाएं अफोर्ड नहीं कर सकती। घरों में जो सिलेंडर है वो सजा के रखे हुए हैं गाँव में। मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर वापस से लोग चूल्हों पर आ गए हैं। जो दिया था एक बार दे दिया, एक जुमला बोलते हैं ना कि वो जुमले के तहत सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन उसको जनता भरवाए कहाँ से? जो टैक्स के रूप में ये जनता का पैसा वसूलते हैं, क्या ये जनता के विकास या उसके स्वास्थ्य पर ये खर्च करते हैं? ये जुमला दे दे करके जनता के जो दैनिक कार्य की चीज़ें हैं, पेट्रोल दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ है, पेट्रोल डीजल, और उसको ही इतना महंगा कर रहे हैं। गैस अगर खाना नहीं बनेगा तो लोग कैसे जिएंगे? मुझे ध्यान है, गाड़ी चलाए या घर को चलाए। उत्तराखंड का चुनाव था, कांग्रेस ने कहा था सरकार बन गई तो 400 रुपए, 300-400 रुपए की सब्सिडी दे देंगे। यहां तो सरकार है, जनता को सब्सिडी दे दीजिए, स्टेट की तरफ से दे दीजिए, सिलेंडर महंगा हो जाएगा। अगर दर्द को समझते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी कांग्रेस की सरकार थी, सब्सिडी मिलती भी थी पहले। अभी ये सब्सिडी बंद कर दिया तो इससे इनको क्या फायदा हो रहा है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, जनता का फायदा देख रहे हैं ये या इनका खुद का फायदा देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल को अभी ये विकास बोल रहे थे कि विकास हो रहा है। हमें एक भी चीज बता दीजिए कि विकास की ये चीज हो गई, एक भी तो गिना दीजिए कि जनता के लिए ये काम कर दिया। इन्होंने सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा, जनता में आक्रोश फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। और लोगों की जेबों पे जो डाका पड़ा है ऊपर से, वो एक अलग बात है। देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जनता को समझा क्यों नहीं पा रही है? मैम, जनता को समझाती है, जनता समझ रही है, लेकिन जनता करे भी क्या? जनता को फिर से जुमलों में फंसा दिया जाता है, उनको झूठे झूठे सपने दिखा दिए जाते हैं, फिर से जनता गुमराह हो जाती है। फिर जब गुमराह हो जाती है उसके बाद जनता को दिमाग में आता है कि नहीं ये चीजें तो गलत हो गई, और फिर उनके दिमाग में एक अलग चीज डाल दी गई है ना जनता के दिमाग में। देश की जनता बीते 8 साल से गुमराही चल रही है, जातिवाद की नफरत भर दिया गया है विजेंद्र जी जनता के दिमाग में। तो जनता तो बस वही चीज सोचती है कि नहीं हम एक चीज से भुगत लेंगे, लेकिन ये जातिवाद, ये इस तरह की चीजें कैसे हो? हिंदू मुसलमान इन चीजों पर लाके खड़ा कर दिया है देश को, तो देश तो गर्त में जाएगा ही ना। पेट्रोल डीजल को ये विकास मान रहे हैं, तो मेरे तो समझ में नहीं आता कि पेट्रोल डीजल के बढ़ने से कैसे विकास होता है, वो एक बार समझा दीजिए। सुरेश गर्ग जी, एक बात और समझनी चाहिए, सरकार का काम होता क्या है? देखिए, विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से हम परिस्थितियों को अनुकूल बनाएंगे, ये तो सरकार का काम होता है। अगर युद्ध हो रहा है, उसके वजह से देश के आम जन पर इफेक्ट हो रहा है, तो सरकार के यही तो इकबाल है, यही तो उसकी परीक्षा होती है कि भाई मैं इन परिस्थितियों में भी अपने देश को इस संकट से कैसे निकालूंगा। अगर ये कह के महंगाई इसलिए बढ़ गई कि युद्ध हो गया, अगली बार महंगाई इसलिए बढ़ गई, डॉलर बढ़ गया, अगली बार इसलिए हो गया, ये हो गया, तो फिर आपकी जरूरत क्या है सरकार की? युद्ध तो अभी 17-18 दिन से चल रहा है, उससे पहले क्या था? सरकार, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि 4.5 महीने में बहुत कुछ हुआ है। 4.5 महीने में भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, क्रूड ऑयल के दाम ऊपर नीचे हुए, लेकिन पेट्रोल डीजल के नाम नहीं हिले हैं, क्योंकि चुनाव था। इनका वो दूसरा चेहरा था सर, इनका वो चेहरा सामने आ गया जो कहते थे कि हमने पेट्रोल डीजल प्राइस को फ्री कर रखा है, वो फ्री नहीं है अब। निश्चित रूप से कंपनियां फ्री है। कहना चाहूंगा विजेंद्र जी कि मैं आपके माध्यम से सब जनता को बताना चाहूंगा कि तीनों तेल कंपनियां जो हैं
उसमें 51% से ज़्यादा अधिक जो है वो भारत सरकार का जो है भागीदारी है जी। और ये सारी की सारी सरकारी तेल कंपनियां हैं। फिर भी ये आश्चर्य की बात है कि मंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं कि तेल के प्राइसेस बढ़ाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। मतलब ये हास्यास्पद है और ये शायद देश के साथ बड़ा मजाक है। मतलब बढ़ाने में तो हो सकता है उनका योगदान हो, और कंट्रोल करने में तो पूरा है। हाँ, जब सरकारी तेल कंपनियां हैं तो पूरा योगदान होता है जी। लेकिन सुरेश गर्ग जी, सर मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा आपसे, अगर जवाब हो तो ही दीजिएगा, नहीं तो कहिएगा कोई बात नहीं, सवाल का जवाब नहीं है। देश में इस वक्त बेरोजगारी दर क्या है? 6.607%। 6.07% इस वक्त सर। हाँ। और ये कितने सालों में सबसे ज्यादा है? कितने सालों में? क्या 2014 के पहले 10% से ऊपर हुआ करती थी। 10%, 11%, 12% गई हुई है 2014 से पहले। आज 6.07% है। हमारे टाइम पे 4% भी आई हुई है, 4.5% भी आई है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट के टाइम पे 12-12% तक गई हुई है। बिलो पॉवर्टी लाइन में हिंदुस्तान विश्व में आज कौन से पायदान पे है? मैं सोलंकी जी, सर मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, प्लीज सर घुमाइए नहीं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आज सर मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, प्लीज। मैं ये कह रहा हूं देश का विकास जो 7 सालों के अंदर हुआ है, छोड़ दीजिए, देश के अंदर भ्रष्टाचार पूछ रहा हूं, किया है, जो देश के अंदर भ्रष्टाचार मोदी जी ने किया है, जो कांग्रेस के टाइम पे जो भ्रष्टाचार हुआ करता है, जो कांग्रेस के टाइम पे भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए। पैसा चल के चिल्लाएंगे, आप को दबा देंगे, रोक देंगे। 85 पैसे भ्रष्टाचार के अंदर जाता था, उसको हमने रोका है। अरे देश का विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखिए, रोड का डेवलपमेंट देखिए, रेलवे का सुरेश गर्ग जी, इसलिए मैंने विद रिक्वेस्ट कहा था सर सवाल का जवाब नहीं है, मत दीजिएगा, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। बिलो पॉवर्टी लाइन में इस वक्त हिंदुस्तान कहां खड़ा है? सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं कह रहा हूं बेरोजगारी दर जो है अभी हिंदुस्तान की पाकिस्तान, 7% है, नेपाल, भूटान, 28% है, बांग्लादेश इससे नीचे खड़ा है सर। जो आज है, अच्छा कोई बात नहीं। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सुरेश गर्ग जी, अरे सर सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, उज्ज्वला योजना के तहत देश के अंदर कितने सिलेंडर बांटे गए? उज्ज्वला योजना के 13 करोड़ कनेक्शन दिए हमने, 44 करोड़ आज हमने अकाउंट खुलवाए जनधन खाते के अंदर। आज अरे सर मैं सिर्फ उज्ज्वला योजना की बात कर रहा हूं, उस पर रुकिए सर। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, उज्ज्वला योजना में कितने सिलेंडर बांटे गए हैं अभी तक? 13 करोड़। ठीक है, और बीते महीने में या बीते 6 महीने में ऑन एन एवरेज हर महीने कितने सिलेंडर फिल हो रहे हैं सर? आप बताइए, अरे आप बताइए ना, आप बताइए ना इस चीज को। आप इस, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपका मुद्दा ये कि महंगाई दर, मैं महंगाई दर नहीं सर, मेरा मुद्दा ये है कि जो सिलेंडर बांटे गए और जिनसे सब्सिडी आपने खींच ली है, आरबीआई की जो गाइडलाइन, वो सिलेंडर नुमाइश की चीज बनकर रह गई है। महंगाई दर है। आप जनता को गुमराह नहीं करिए, मीडिया ज्यादा से ज्यादा जनता को गुमराह करिए, जबकि महंगाई दर सुरेश गर्ग जी, अरे इनके बस में होगा 4 और 6% के अंदर आरबीआई ने जो पानी चाहिए सर। सुरेश गर्ग जी पानी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, विकास हो रहा है, सुरेश गर्ग जी, एक विकास का नाम बता दीजिए। समझ रही है सर, एक विकास का नाम बता दीजिए। सुरेश गर्ग जी पानी चाहिए सर, चिल्लाने से रोका जाए सर पानी चाहिए। देश का विकास हो रहा है, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारी सहयोगी डिंपल जुड़ गई हैं। डिंपल, आप परिवारों के बीच में मौजूद है, जरा उनसे पूछिए, जो बीजेपी विकास का दावा कर रही है, क्या उस विकास से पेट भर रहा है, या पेट भरने के लिए सब्जी फल खरीदना पड़ रहा है, खाद्यान्न तेल खरीदना पड़ रहा है, गैस खरीदनी पड़ रही है? क्या उसका असर दिखाई दे रहा है हर घर के ऊपर? डिंपल सर रुक जाइए, सुरेश गर्ग जी रुक जाइए। डिंपल, ये महंगाई वही बंदूक है सर जो मार ही रही है, महंगाई वही बंदूक है। महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनाव के समय में जब ये रोक लगी थी, ब्रेक लगा था महंगाई के ऊपर, जैसे ही चुनावी परिणाम आए उसके बाद जो महंगाई के जो ब्रेक लगे हुए थे, जो थम गए थे पहिए, उसके बाद दोबारा शुरू हो गई। जो रफ्तार देखने को मिली है एकदम से, जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी रेट्स का बढ़ना, जो सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो आम लोगों को ही पड़ना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे ही मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि गृहिणी को ज्यादा पता होता है कि जो महंगाई हो रही है उससे कितना ज्यादा असर पड़ रहा है। आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना असर देखने को मान रही है? महंगाई से हमारे आम जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर चीज़ें महंगी होती हैं तो आम गृहिणी को बहुत ज़्यादा उसको फेस करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और बस आपसे पूछना चाहूँगी, वर्किंग वूमेन है?
जी, मैं वर्किंग वुमन हूँ, मेरा अपना एक एनजीओ है और मैं इस बात से जो सरकार का निर्णय है से बहुत आहत हूँ। और मुझे ये बात पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम और गैस के दाम, इन दोनों से इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो इनसे जुड़ी हुई उनके दाम बढ़ते हैं। और जो माल जिससे जो ट्रक से आता है, जो परिवहन से आता है, उन सब के दाम बढ़ते हैं तेजी से। गैस सिलेंडर, सबसे पहले मैं गैस सिलेंडर के बारे में ये बात बोलना चाहूँगी कि कई लोगों ने सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर गैस सिलेंडर लिया और वो खुश थे कि सरकार की सब्सिडी मिल रही है और वो अपने घर पे गैस चूल्हा जला पा रहे हैं और उन्हें धुआं का सामना नहीं कर पड़ा और जंगल नहीं कट रहे। लेकिन अब क्या, अब तो सब्सिडी ले ली गई है और वो जो महंगा सिलेंडर अपने घर में बैठ के ले चुका है, खाना बनाने की उम्मीदें कर चुका है, वो तो अब क्या करेगा? वो उसकी सरकार से फिर उम्मीद थी कि सिलेंडर सस्ते होंगे, लेकिन नहीं हुए। दूसरा, आप बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल। देखिए, पेट्रोल डीजल जो है वो उससे सारी चीज़ें जुड़ी हैं। आपका जो सामान है, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, हमारा कच्चा जो माल है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दिल्ली से आते हैं। मुझे अभी भी याद है कि हमने लास्ट टाइम जो ऑर्डर किया था उसमें हमें सीधा 1,500 से 2,000 रुपये का मुझे एक्स्ट्रा चार्ज पर विजिट देना पड़ा था, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा था। अब मुझे जब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, मैं सबसे पहले अपने आप पे इम्पैक्ट बताती हूँ। मतलब ये सीधा जो मैंने 1,500 से 2,000 चार्ज किया दिल्ली से अपना कच्चा माल मंगाने का, उसका अब मुझे मिनिमम 3,000 चार्ज करना पड़ेगा और हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है। देखिए, और जो रसोई है वो गृहिणी संभालते संभालते थक चुकी है और सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो जिस गृहिणी के वोटों से जीती है, मुझे याद है यूपी में सिंपल सा क्रेडिट महिलाओं को गया है जिताने का। मोदी सरकार को, योगी सरकार को जिताने का सीधा क्रेडिट महिलाओं को गया है। लेकिन क्या वो महिलाएं अब सरकार से उम्मीद करने लायक नहीं है कि आप गैस सिलेंडर सस्ता करें? क्या आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि हमने आपको जिताया, हम आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं, तो आप हमारा गैस सिलेंडर महंगा करेंगे, पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे? हर चीज का हम पे इम्पैक्ट है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए अगर उन्हें अगली बार महिलाओं के वोट चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या मानती हैं एकदम से जो रेट्स बढ़ी हैं गैस सिलेंडर्स वगैरह की, इस पर क्या कहना चाहेंगी? कितना इस पर असर मान रही हैं? मुझे लगता है कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से हर घर का बजट बिगड़ा है, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो कैसा भी वर्ग हो। क्योंकि एक वर्ग जो कहा जाता है कि महिलाएं बहुत संभालती है घर को, पर जब घर का पूरा बजट बिगड़ता है तो वो हर चीज़ के लिए परेशान हो जाती है। क्योंकि एक एक रुपया करके जब जोड़ा जाता है, अभी आप देखो कि 1,000 के आसपास पहुँच गया शायद, तो 1,000 रुपये किसी के लिए देना बहुत मुश्किल काम है। मध्यम वर्गीय परिवार में 1,000 रुपये कई बार नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब कई बार आ जाता है गैस लेने के लिए, तो हम देखते हैं यार 1,000 रुपये देने, जबकि होते नहीं है कई बार, क्योंकि एजुकेशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना जब चालू करी थी तो ये कहा था कि हर घर में चूल्हा होना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं हर घर में चूल्हा जलेगा अब, क्योंकि अगर गाँव में देखा जाए तो हर घर में चूल्हा जलता था, पर मुझे नहीं लग रहा कि अब जलेगा चूल्हा। आपसे पूछना चाहूंगी कितना उन्होंने, क्योंकि बीते 2 सालों के अंदर 300 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं सिलेंडर के ऊपर। और सुरेश गर्ग जी, सवाल तो मैंने आपसे किया था, लेकिन आपने मेरी तरफ टोस कर दिया था कि आप बताइए कि उज्ज्वला के अंतर्गत कितने सिलेंडर भरे जा रहे हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं 40 से 50% सिलेंडर कबाड़ हो गए। 40 से 50% सिलेंडर कबाड़ हो गए हैं। किसी ने गमला बना दिया, किसी ने स्टोर में डाल दिया और कोई भरवा नहीं रहा है। और यह हकीकत है। मुझे बताइए, पीछे 2 साल में 300 रुपए से ज्यादा बढ़ गए, 350 के आसपास बढ़ गए हैं। यह कौन सा विकास है जो आम आदमी के चूल्हे तक को छीन रहा है? विजेंद्र जी, बिल्कुल सही है। सिलेंडर के भाव आज 950 रुपए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले सब्सिडी दिया करते थे, उसमें भ्रष्टाचार हुआ करता था। लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है विजेंद्र जी। सब्सिडी के अंदर लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। सीधा डालिए ना, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। हमने वो सब्सिडी बंद कर दी है। और अभी आप देखिए कि क्या कोरोना काल के अंदर इंडिया के अंदर कितना वो आपने सीधे कहा कि सब्सिडी समस्या हो गई थी। भ्रष्टाचार होकर लोगों को 400 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, तो वो बहुत अच्छी बात थी। 80 करोड़ भ्रष्टाचार के बाद भी अगर 400 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था तो वो बहुत अच्छी बात महिलाओं के खाते में पैसे अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिबेट का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप बार-बार मुद्दे से भटक रहे हैं। भ्रष्टाचार से बार-बार मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, सुरेश गर्ग जी, लगाया कहां है पैसे को, वो भी बता दीजिए। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है। 180 करोड़ कोविड के काम आपने मुफ्त में दिए। आपने तो 400 रुपए सुविधा भी नहीं दिया। मैं आपसे सवाल ही नहीं करूंगा सर, क्योंकि आप मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहते हैं। आप मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहते सुरेश गर्ग। विजेंद्र जी, मेरा एक सुरेश गर्ग जी छोटा सवाल है कि वो जब 2014 में आए थे तो 2 नारे बड़े पॉपुलर थे। बहुत हुई महंगाई के बार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल के बार, अब की बार मोदी सरकार। स्मृति ईरानी जी वो खाली सिलेंडर को लेकर के 50 रुपए बढ़ने पर पब्लिक में डांस किया करती थी कि महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है,
आज कितनी मासूमियत से आपने महंगाई को विकास से जोड़ दिया। भले ही भूखे पेट रहो लेकिन विकास करना है, क्योंकि हमें महंगाई इसलिए करनी, विकास करना है। तो भाई 2014 में जब बड़े नारे उछाल रहे थे आपकी बहुत ही महंगाई के बार, अब की बार मोदी सरकार, तब आपको पता नहीं था कि हम विकास करेंगे तो महंगाई होगी? तो फिर आपने नारा क्यों नहीं लगाया कि अगर हमें आप लाओगे तो हम महंगाई का बम पर बम फोड़ेंगे और आपको विकास देंगे? जनता फैसला कर लेती। वो क्या हुआ 50 रुपए, जब 50 नहीं, आपने महंगाई की बात कब की? अरे भाई मैं आपका नारा बताइए, नारा था ना आपका, मुझे वो नारे का क्या हुआ? आप बोलते वो नारे का क्या हुआ? गरीबों की वो नारे का क्या हुआ? वो नारे का क्या हुआ? उस नारे का क्या हुआ? बहुत ही महंगाई की मार, मोदी सरकार के अंदर खर्च किया ना, महंगाई उस नारे का क्या हुआ? आम आदमी पार्टी नारे का क्या हुआ बताइए जरा। जी, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों के अंदर फ्रंट पेज के अंदर एडवर्टाइजमेंट किया। इनसे पूछे आम आदमी पार्टी के पास में वो पैसा कहां से आया? तो एक सवाल आम आदमी के पास में जो गरीबों की पार्टी बताती है। एक सवाल मुझे बताओ, एक सवाल का जवाब दीजिए। सर, गरीबों की पार्टी का मतलब ये नहीं कि पार्टी गरीब है। चिल्लाते हैं, बताइए आम आदमी पार्टी आप चिल्लाते हैं, सुनते किसी की नहीं है, सिर्फ चीखते हैं, चिल्लाते हैं। मेरा एक सवाल, आम आदमी पार्टी का सच ये भी है कि एक मोबाइल रिपेयर करने वाला सीएम कैंडिडेट को हराता है। मुझे आम आदमी पार्टी का ये भी सच है सर। मुझे अरे कांग्रेस भ्रष्टाचार की सवाल कर रहे हैं कि चुनाव के खत्म होने के साथ ही महंगाई के मीटर को चालू क्यों कर दिया जाता है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा हर बार होता है। और इससे बड़ा मजाक देश के साथ नहीं हो सकता कि कहा जाता है कि सब डिकंट्रोलाइज है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़ेंगे तो यहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, वहां कम होंगे तो यहां कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो डिकंट्रोलाइजेशन होता है वो सबसे ज्यादा कंट्रोल सरकार की तरफ से किया जाता है। डिंपल, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि घर के अंदर कोई सामान मिले तो जरा उनसे पूछिए जो बीते 2 साल 4 साल में सस्ता हुआ हो, कोई ऐसा सामान रसोई में मिलता है उन्हें? बिल्कुल विजेंद्र, यहाँ पे जो महिलाएं, इनसे ही पूछना चाहेंगे कि बीते 2-4 साल में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देखकर आप मानती हैं कि सरकार ने वाकई इन चीज़ों को इनमें जो सस्ता किया है, जो दाम है उनको सस्ते किए हैं? क्या चीज़ें हैं ऐसी जो देखती हैं आपकी? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जहाँ तक देखा है, चाय के दाम बढ़े हैं, चीनी के दाम बढ़े हैं जो मैं उठते ही बनाती हूँ, और अनाज के दाम भी बढ़े ही हैं। और कुछ एक चीज़ें हैं जो सरकार ने सस्ती जरूर की हैं पर वो कंसिडर नहीं की जा सकती। मुझे तो इवन अभी याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से मैंने सरकार का बजट देखा है इवन, तो मुझे यही समझ में आया कि जो हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो महंगा है। इवन गर्मियाँ आने वाली हैं और एसी महंगे होने वाले हैं, सबको पता है कि एसी महंगे होने वाले हैं, चाहे कारण कुछ भी हो। और एसी की जो शॉप्स हैं, आप स्टोर्स में जाएंगी, मैंने कल 2 एसी लिए हैं और वहाँ क्लियर है कि अगर मैंने अभी वो एसी नहीं लिए तो वो एसी और महंगे होने वाले हैं। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है जैसे किसी कोई चीज़ सेल में मिल रही है जबकि वहाँ सेल नहीं है। तो मैं जब तक सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, मेरे घर में कोई भी चीज़ आती है, मुझे अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ है कि कुछ सस्ता हुआ है क्या। चाय, चीनी, आटा, इवन सब्जियां जो हम रोज बनाते हैं उनके दाम देख लीजिए। जो सब्जियां मौसम के हिसाब से सस्ती होती थी वो सब्जियां मौसम के हिसाब से सस्ती नहीं हुई हैं। और मुझे यही शिकायत है सरकार से कि आप ये सोचिए कि जो मध्यम वर्ग से भी एक वर्ग नीचे होता है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो आपकी तरफ देख रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों में मैं सरकार की तारीफ करना चाहूँगी, उनमें से खासकर है मेडिकल सुविधाएं, जिसमें सरकार ने सस्ती और सुविधाजनक की हैं और जिनका फायदा लोगों को मिला है, और जो लोग सच्चे दिल से फीडबैक देके जाते हैं। मैं अपना एनजीओ चलाती हूँ, बहुत सारे लोगों का इलाज हम लोग करवाते हैं सरकारी योजनाओं में। तो इस चीज़ के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने जो मेडिकल सुविधाएं दी हैं लोगों को, जो गरीब जन के लिए, हर वर्ग के लिए, वो बधाई के योग्य हैं। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि जब मैं सुबह से उठती हूँ और रात तक, शाम तक जब मैं घर से जाती हूँ, मुझे कुछ ऐसा तो दिखाई दे कि ये सरकार ने मेरे लिए किया है। बीच में दाम घटे तो हमने उम्मीद की कि राज्य सरकार भी इसमें कुछ हमें फायदा देगी और दाम और बहुत बड़ी बात की लेकिन ऐसा है। नहीं। मुमकिन है तो बाकियों से भी बात कीजिए, उन्हें रसोई में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो बीते 2-4 सालों में सस्ता हुआ हो? आप क्या कहना चाहेंगे, बीते 2-4 साल में क्या चीजें ऐसी जो देखते हैं सरकार की तरफ से सुलभ है या सस्ती की गई है? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा कि सरकार ने कुछ कम किया है, क्योंकि सरकार ने दिनों दिन हमेशा महंगाई बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। आप कोई भी क्षेत्र उठा के देख लो, सरकार हमेशा चीज़ें बढ़ाती हैं। जब चुनाव होते हैं तो कहते हैं कि हम दाम कम कर देंगे, और उस समय कम भी किए जाते हैं। चाहे 10 रुपये कम किए जाएँ तो रसोई गैस के दाम कम होते हैं, पेट्रोल के दाम 2 रुपये कम होते हैं। जब बढ़ाते हैं तो 50 रुपये बढ़ा देते हैं, पेट्रोल के दाम 5 रुपये बढ़ा देते हैं। तो ये कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि सरकार जब उम्मीद करती है कि महिलाएँ वोट दें,
मुझे लगता नहीं है कि इस बार, मुझे लगता है महिलाएं बहिष्कार भी कर सकती हैं, क्योंकि इस तरह से जो दाम बढ़ते हैं तो महिलाएं क्यों वोट देने जाएगी। सरकार चुनने का कोई अधिकार ही नहीं रहा हमारा, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार चुनने से कोई फायदा ही नहीं है। तो बिल्कुल विजेंद्र, सुना आपने कि जो एक एक वोट देकर जिन सरकार को विजयी बनाते हैं और वही सरकार जब जिन वोटों से जीतती है सरकार, उन्हीं को ही जब फायदा नहीं है, वही जब सुखी नहीं है, तो आगे किस तरीके से आगे वो वोट देंगी। क्योंकि जब चुनाव शुरू होने वाले थे तब जाकर ब्रेक लगा था, बीते 140 दिन में ब्रेक लग गया था पेट्रोल डीजल के दामों में, तो एक तरह से जो आम जनता है उनको राहत। लेकिन बहुत स्पष्ट है, मैंने ये सवाल इसलिए किया, हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट रहा हो जो सस्ता हुआ हो रसोई का या आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ सामान हो, लेकिन उन्होंने मुझे पूरे तरीके से कंफर्म कर दिया है। हुक्म मीणा जी, ये दर्द दिखाई नहीं दे रहा कांग्रेस को कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिंदगी मुश्किल होती जा रही है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ जाए। एक दो दिन का नहीं, वो अभियान तब तक चलाया जाए जब तक कि आम आदमी को राहत ना मिले। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार इस मुहिम पे खड़ी हुई है और वो हमेशा आवाज़ उठाती रही है महंगाई के खिलाफ। और सरकार ने, अभी आपने देखा होगा कि बजट भी इतना अच्छा पेश किया है, जो ओपीएस है वो भी लागू कर दी, और अभी अप्रैल से उनके जो कटौती होती थी उसको भी लागू कर दिया है, तो इससे उनको फ़ायदा तो होगा ही। कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बार बार कह रहे हैं कि 4 स्टेटों में जो बीजेपी की सरकार आई है तो वो इसलिए आई है क्योंकि हम लोगों ने अच्छा काम किया है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अच्छा काम है क्या। जनता को गुमराह करना और उनको गुमराह करके उनको मेन मुद्दे से भटकाना। राजस्थान में कौन सा बजट आपने अच्छा पेश कर दिया? निरोगी काया आपने जो चिरंजीवी योजना लाया है, आप बता दीजिए कौन से हॉस्पिटल के अंदर ये योजना है? चिरंजीवी योजना बता दीजिए कौन से हॉस्पिटल में आज राजस्थान में कौन से बढ़िया हॉस्पिटल के अंदर? आप आज बता दीजिए नौकरी देने पड़ रहे राजस्थान के अंदर, आज रीट के अंदर भ्रष्टाचार क्यों हुआ है? कहना पड़ रहा है कि टीचर के जो ट्रांसफर होता है तो पैसा देना पड़ता है रिश्वत के अंदर। आप ही बताइए ना, राजस्थान में क्या है? बिजली सबसे महंगी है राजस्थान के अंदर, पानी सबसे महंगा है, पेट्रोल सबसे महंगा है, डीजल सबसे महंगा है। यहाँ पे डीजल दूसरे राज्यों में बढ़ने लगा है, तो आप क्यों नहीं वेट कम कर रहे हो? राजस्थान में वेट कम करिए ना। आपको जनता को अगर मान लो आपका जनता के आप इतने हितैषी है तो पेट्रोल और डीजल के वेट कम करिए राजस्थान के अंदर, पेट्रोल और डीजल के वेट कम करिए ना। राजस्थान को राहत देने के लिए क्यों आप जनता को गुमराह कर रहे हैं? आप बताइए सुरेश गर्ग जी, सर रुकिए सर, प्लीज रुकिए बता सर। दीजिए सुरेश गर्ग जी, मैंने वो सवाल जनता से किया था, लेकिन मैं आपसे भी वो सवाल कर रहा हूँ। मुझे 2 चीजें बता दीजिए रसोई गैस के अंदर इस्तेमाल होती हैं और जो सस्ती हैं, बताइए मुझे तो कहीं कोई चीज नजर नहीं आ रही जो सस्ती है। सर फिर मत गोल गोल घुमाइएगा प्लीज, मैं विद रिक्वेस्ट पूछ रहा हूँ आपसे। विजेंद्र जी देखिए, चीज तो गिनाइए सर जो सस्ती नहीं है। 950 रुपए हुआ है, ठीक है, हमने सब्सिडी बंद कर दी है। पहले हम सब्सिडी दिया करते थे, हमने टेम्परेरी सब्सिडी बंद की है। आने वाले टाइम में आप कंफ्यूज हैं या जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं? कहिए या तो नहीं सर, अगर टेम्परेरी बंद है तो बताइए कब से शुरू करेंगे, या कहिए परमानेंट बंद हो गई है? केंद्र सरकार की संज्ञान में हर चीज है। आप बताइए राजस्थान में क्यों महंगी है? मुझे ये बताइए ना, राजस्थान में क्यों महंगा है हर चीज? क्या महंगा है राजस्थान में? पानी महंगा है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा राजस्थान के अंदर। पानी महंगा किसने कह दिया? पानी महंगा 50 रुपए की जगह 1000 रुपए का बिल आ रहा है। बिजली का बिल देखिए 5000 रुपए का आ रहा है। जितना है बिजली का बिल देखिए 5000 रुपए का आ रहा है। बिल भी कम किया है। अभी बजट में आपको लगा नहीं क्या? अभी बजट में कम किया है ना, जब लगा सरकार को तो कम किया है ना, सारी चीजें कम किया है। और जो चीजें वही महंगी है राजस्थान में, वही चीज सुरेश जी, राजस्थान में वही चीज महंगी है जो सेंट्रल से कंट्रोल होती है। राजस्थान में जो चीज राजस्थान के कंट्रोल में, वो कोई चीज महंगी नहीं है। जनता को किसी तरीके की राहत नहीं है। जी आप ऐसे तो नहीं कह सकती मैम कि कुछ भी महंगा नहीं है। नेता नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो ये तो नहीं कह सकते मैम। जनता को इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, सबसे ज्यादा राजस्थान में हर चीज महंगी है। सच है कि पेट्रोल डीजल राजस्थान में बाकी राज्यों में डिनाई नहीं कर रही, महंगी है, चीजें महंगी है, लेकिन उसका महंगाई का जनता की जेब पर फर्क पड़ता है ना, सीधा सीधा आम जनता को फर्क पड़ता है ना इसका। जनता के आप टैक्स का पैसा अगर आप घुमाते जाइए सर, मैं सवाल पूछता जाऊंगा। मुझे बताइए रसोई गैस या रसोई के अंदर की 2 चीजें जो सस्ती हुई हैं, जो मोदी गवर्नमेंट ने सस्ती की और जिसका लिए नारा था कि महंगाई की मार अब नहीं होगी, अब की बार मोदी सरकार। विजेंद्र जी बिल्कुल सत्य बात है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन मैं महंगाई फिर दोबारा आपको कह रहा हूं कि महंगाई एक कंट्रोल, जो एक आरबीआई की जो पैरामीटर है उसके अंदर महंगाई दर है। सर जनता के पैरामीटर को ध्यान में रखकर मैं यही कहना चाह रहा हूं, जनता ने हमको जवाब दिया है ना, जनता ने हमको जवाब दिया। मुझे जवाब दीजिए ना, जनता ने जवाब दिया है। अरे 4 राज्यों के अंदर हमको जनता ने जवाब दिया ना, 4 राज्यों में हमको जनता ने जवाब दिया। कहिए और महंगाई बढ़ाएंगे, राज्यों में कहिए और महंगाई बढ़ाएंगे, महंगाई दर 4 और 6% के बीच में है कि भाई 4 राज्यों में हमें जनता ने समर्थन दिया है और महंगाई बढ़ाएंगे अभी रहेगी। मैं सोलंकी जी महंगाई बढ़ाएंगे जब तक जनता में हैरान नहीं देगी। महंगाई दर है उसके अंदर कंट्रोल रहेगी। निश्चित रूप से जनता
जनता ठीक है, के साथ कार्तिकेय भारतीय गौर जनता जी, पार्टी है, निश्चित कार्तिकेय रूप से गौर जी, महंगाई दर उसी सर में मेरा रहेगी। सवाल आपसे यह है कि जब बल्क में जब 28 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल खरीदा जा रहा है और रिटेल के अंदर वो 80 पैसे की महंगाई के साथ बेचा जा रहा है, तो बीच का जो ये 27 रुपए के आसपास का फेर है, ये कहां जा रहा है सर प्रति लीटर, और ये किस पर भार है? ये केंद्र सरकार को जा रहा है, सीधे सीधे जनता पे भार है। ये मानेंगे नहीं, चिल्लाने लग जाएंगे, हमारा सर दुख जाएगा, हम बाहर उठ के चले जाएंगे। मतलब अकड़ देखिए, 4 राज्यों में जीत लिए, 4 राज्यों में जीत लिया तो जनता को पीस दोगे? ये जवाब दे रहे हो आप टीवी पे आके? आपके पास होमवर्क नहीं है, आपके पास डाटा बेस नहीं है, केवल आप चिल्ला रहे हैं। मतलब शोभा देने वाली बात है। महिला बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, आप चिल्ला रहे हो जोर जोर से। एक डाटा के ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। आपको घमंड है, 4 राज्यों में हमने जीत लिया, 4 राज्यों में जीत लिया, हम और बढ़ाएंगे, हम और बढ़ाएंगे। अरे भाई कहाँ तक बढ़ाओगे बताओ तो सही। हम तो ये निवेदन कर रहे हैं, एक रोड मैप दे दीजिए कि भाई ये हमको महंगा करना पड़ेगा और ये हम आपको रियायत देंगे, इस तरह आप अपना अच्छा जीवन जी लेंगे। हम इससे ज़्यादा कुछ चाहते ही नहीं है। आप कुछ बताएं। रोजाना बढ़ाए जा रहे हैं, अचानक बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब नींद खुलती है अखबार के साथ में 50 रुपए बढ़ गए, 80 पैसे बढ़ गए, डीजल के प्राइस बल्क में 28 रुपए बढ़ गए। मतलब कि आप 28 रुपए के लिए आप तैयार हो जाइए जी। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, अगर बल्क के अंदर 28 रुपए बढ़ गए तो ये तो इंडिकेशन है कि ये रिटेल पे सिर्फ 80 पैसे बढ़े हैं। नहीं, ये इंडिकेशन है, ये डे टू डे प्राइस आप बढ़ेगा देखिएगा आप, और ये लाके 28 रुपए तक इसको मैच करा देंगे। और जनता को तैयार रहना चाहिए। और ये इस घमंड के साथ कि हमने 4 राज्यों में जीता है, इसलिए आप 28 रुपए के लिए तैयार हो जाइए और आप हमारे को वोट देते रहिए। जी योगेंद्र गुप्ता जी, सर ये तो कोई छोड़ नहीं कि आप बस ये कह दें कि हम एक तरफ विकास करें और दूसरी तरफ पेट को खाली करता चले जाएं। अगर भूखा पेट ही आदमी रहेगा तो छत का क्या करेगा? पहली मूलभूत सुविधा तो पेट का भरना है, बाकी सारी चीजें उसके बाद शुरू होती हैं। देखिए विजेंद्र जी, आज आपके शो में एक बहुत अच्छी बात क्लियर हुई है और मुझे लगता है कि हमारे शो के बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए कि 4 राज्यों में, सुरेश गर्ग जी ने कहा है कि 4 राज्यों में हमें जो आदेश मिला है वो जनादेश शासन करने का नहीं मिला है, वो महंगाई को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए मिला है। इन्होंने स्पष्ट रूप से आज कहा है कि हमें 4 राज्यों का आदेश मिल गया, इसलिए महंगाई को हम ठोकेंगे, ला देंगे, भगाएंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है। ये आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की होनी चाहिए, पहला। दूसरा, आपने जो सवाल किया है, देखिए पेट्रोल डीजल की एक बात और समझिए, मेरी भी समझिए। एक बहुत लेमन से सवाल आपसे पूछता हूं, छोड़िए एक्सपर्टाइज को। आप बंगाल चुनाव के बाद और इस चुनाव के बीच में लगातार पेट्रोल डीजल के पैसे बढ़ाए गए और एक बड़ा अच्छा स्टाइल है कि रोजाना आप 25 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे बढ़ा देते हैं। मैं सुरेश जी से एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, एक आम जनता के नाते। पेट्रोल डीजल जब आप रोज 28 पैसे बढ़ाते हैं तो मेरा एक सवाल हमसे ये है कि क्या आप रोजाना बाल्टी भर के विदेशों में पेट्रोल डीजल लेने जाते हैं? देखिए विजेंद्र जी, जो सौदे होते हैं ना, वो बल्क सौदा होता है और वो सौदा एक साथ जो भारत सरकार या भारत की तेल कंपनियां हैं वो 3-3 महीने का स्टोरेज करती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आज मेरा $106 है और कल अगर वो $106.50 हो जाता है तो मैं कल नहीं खरीद रहा हूं, मैं बेच वही रहा हूं जो मैंने पहले खरीदा था। लेकिन ये क्या करते हैं, उस रेट को देख के रोज बढ़ाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये बाल्टी भर के आज जो बिक गया वो खाली हो गया, आईओसी का टैंक, अब वो कल जाएगा सऊदी से लेके आएगा, फिर भरेगा, इसलिए मैंने आज बढ़ा दिए। तो ये जनता को जिस तरीके से बरगलाते हैं कि रोज बढ़ाने का मुद्दा ये है, एक तो आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप जो 28 रुपए की बात कर रहे हैं, आप ये समझिए जनता का होने वाला क्या है। इन्होंने 28 पे, यहां 70 पैसे 80 पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन 28 रुपए ये अगर थोक में दे रहे हैं तो देखिए रेलवे को देंगे, रेलवे किराया बढ़ाने का बहाना मिल जाएगा, आपको मारेंगे। ये इंडस्ट्री को देंगे, इंडस्ट्री सारा डीजल यूज करती है, वो कहेगी मजबूर है, हमें बढ़ाना पड़ेगा, जेब आपकी कटेगी। ये एयरप्लेन को देंगे, एयरप्लेन कहेंगे हमारा इतना महंगा हो गया। जो आज आप देखिए 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तक ऑन एन एवरेज जो फ्लाइट का किराया था वो 4-4.5 हजार हुआ करता था। आज 7,500-8 हजार रुपए से कम कहीं पर नहीं है। और ये वही मोदी जी हैं, ये वही सरकार है जिन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे। अरे तुम चप्पल पहनने वाले को साइकिल चलाने लायक नहीं छोड़ रहे हो, हवाई जहाज बैठना तो बहुत दूर की बात है। इस 28 रुपए का बम ऐसा फोड़ेंगे कि इनडायरेक्टली रूप से इस देश की जनता को, जो गरीब जनता है,
उसको ऐसा बम फूटने वाला है कि आपकी चप्पल से लेकर के और सर में लगाने वाला तेल तक महंगाई इस दौर में पहुंच जाएगा जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और सुरेश जी, मैं एक छोटी बात और आपसे कहना चाहता हूं, ये तो आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी हुई। विजन, एक बात खत्म कर दीजिए। देखिए, आप राम राज्य की बात करते हैं, भगवान राम ने तो ये कहा था कि जब तक मेरे राज्य का एक भी व्यक्ति भूखा है तब तक मैं खाना खाने का मुझे अधिकार नहीं है। अरे आप उसको महंगाई में लाद रहे हैं, आप महंगाई में लाद रहे हैं, राशन दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को, 80 जहां करोड़ पे को जरूरत देते हैं। होती है वहां पे मोदी जी हर चीज की सहायता दे रहे हैं। मन से बोलिए, हर उस 80 करोड़ को हम गेहूं देते हैं, सहायता दे रहे हैं, हर व्यक्ति को सहायता दे रहे हैं। लेकिन आपने उसमें भी भ्रष्टाचार लगाने की कोशिश की थी दिल्ली के अंदर। साहब, हम गेहूं नहीं, हम आटा पीस के देंगे। क्यों देंगे हम आटा पीस के? जब गेहूं अगर लंबे टाइम तक रह सकते हैं तो आटा 10 दिन तक भी नहीं रह सकता। आपने उसमें भी भ्रष्टाचार करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे भारत सरकार ने उस पर कंट्रोल किया। नहीं तो आपको आटा बेच के उसमें भ्रष्टाचार समस्या ये कहां दिल्ली ये दिल्ली के लिए चलते हैं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर महंगाई की बात आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कर रही थी। आम आदमी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कर रही थी, कर रही थी। आपने आटा की डिमांड क्यों की? भ्रष्टाचार कर रहे हैं आपने, सीबीआई गेहूं आपको मिल रहा था तो आप आटा बनाने की अभी आटे ले आए। इनको महंगाई बात नहीं कर रही है, इनको सुरेश गर्ग, क्योंकि आप तो सीए भी हैं सर, मैं तो आंकड़ों की भाषा में आपसे बात सुन नहीं, मुझे जरा बताइए। सर सुनिए ना सुरेश गर्ग जी, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और क्रूड ऑयल के दाम माइनस में चले गए थे, मैं मान रहा हूं जीरो ही हो गए थे, तेल कंपनियां कह रही थी जहां से इनको जमीन से निकाला जाता कि आप लेकर चले जाइए साहब, क्योंकि उनको मशीनों को वापस चालू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जरा बताइए कितने अरब डॉलर का उस वक्त क्रूड ऑयल का स्टॉक भारत सरकार ने यह कहते हुए किया था कि इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम कम है इसलिए हम इसका स्टॉक कर रहे हैं और जब दाम बढ़ेंगे उस वक्त हम इसको इमरजेंसी के तौर पे यूज करेंगे। कितना किया था? ये कहा गया था, कितना किया था सर बताइए? मैं तो फिर सवाल कर रहा हूं आपसे सर, और अंत तक सवाल करूंगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन हमने उस पैसे को जो कांग्रेस के सवाल क्या किया है सर आपसे? मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। नहीं, मुझे सवाल ये बताओ कितने अरब डॉलर का स्टॉक किया गया था? उस पैसे को हमने कहां यूटिलाइज किया वो मैं बता रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी उसने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे 1,44,000 करोड़ रुपए के, जो कि 8% पे निकाले थे, जो कि 6 लाख करोड़ रुपए हमको आप जाके उनको पेमेंट करना पड़ा है। जो हमको डेवलपमेंट के अंदर वापस आऊंगा। विजेंद्र जी बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, सुरेश झूठ बोल रहे हैं। योगेंद्र जी रुकिए जरा, मैं बताता हूं सर रुकिए प्लीज। योगेंद्र जी, सुरेश गर्ग जी, लाख करोड़ के एक्साइज करवाइए इन्होंने पेट्रोल डीजल से, रुकिए जरा। 40,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड वो सुरेश गर्ग जी, बॉन्ड के बारे में बताइए क्या है? 6.5 लाख करोड़ बताइए बॉन्ड के बदले में कितना रिपेमेंट किया गया? 6.5 लाख करोड़ बॉन्ड पे कितना 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6.5 लाख करोड़ रुपए हमने पेमेंट किया। पेट्रोल से कितना कमाया एक्साइज बढ़ा करके? उसको विकास में लगाया। अरे देखिए कहती थी ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। योगेंद्र जी, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है जिस पर मुस्कुराया जाए। लेकिन सुरेश गर्ग जी जरा एक बार फिर कहिए कि सरकार ने ऑयल बॉन्ड को क्लियर कर दिया केंद्र सरकार ने, खुलकर कहिए एक बार। 1,44,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड कांग्रेस के टाइम पे जारी किए थे, जिसका पेमेंट हमको अब करना पड़ा और उसके अंदर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड से 6.5 लाख करोड़ रुपए हमने डेटा उठा लीजिए विजेंद्र में। आप भारत सरकार भी सुरेश गर्ग जी, शायद आप किस तरह के झूठ दे रहे हैं यहाँ चल रहे हमने पैसा लगाया। शायद आप एक बिल्कुल सभा झूठ शायद सुरेश गर्ग जी आप संसद की प्रोसीडिंग को पढ़ते नहीं हैं। बिल्कुल झूठा यहाँ पर डेटा दे रहे हैं, आप बरगला रहे हैं, क्लियर नहीं किया गया रहे हैं और सारे जनता को बरगला रहे हैं। आपको डेटा पता नहीं है, आपको कोई डेटा पता नहीं है, सिर्फ झूठ और चीज पूछनी थी सुरेश गर्ग जी से, उज्ज्वला योजना में कितने कनेक्शन बांटे गए? 13 करोड़ सर, वो बता सुरेश गर्ग जी बताएं जी। इसमें 13 करोड़ कनेक्शंस में भारत सरकार ने तेल कंपनियों को कितना पैसा रिइंबर्स किया? आज बता दो आप। नील, 1 रुपया नहीं दिया। हर सरकार की ये नीति होती है, करोड़ों खरबों रुपए का जो है उसके ऊपर बोझ डाल के चली जाती है। आज आप कांग्रेस को कोस रहे हैं, आपने ये नहीं बताया उज्ज्वला योजना के 13 करोड़ के अंदर कनेक्शन सारे के सारे जो है तेल कंपनियों ने बियर किए प्राइसेस जी। सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया है उसके पेटे। लोहे का सिलेंडर और इक्विपमेंट जितने भी चूल्हे बांटे गए सारा का सारा बोझ तेल कंपनियों के ऊपर है। तो ये बात ये इनको बताना चाहिए कि इसको आप राइट ऑफ कैसे करेंगे सर, आप बता दीजिए।
ना तो वो सिलेंडर भर रहे हैं, 30% से ज़्यादा आबादी जो है वो सिलेंडर भरने की स्थिति में नहीं है, और हजारों करोड़ों रुपए का आपने के ऊपर तेल कंपनियों के ऊपर बोझ डाल दिया जिसकी रिकवरी निल है। बताइए कैसे आएगा पैसा, वो क्या विकास है? जवाब दीजिए आप। 13 करोड़ बांट दिए, वो घुमाइएगा नहीं प्लीज। वो तो तेल कंपनियों ने मैं दिया है। बताता हूँ, 13 करोड़ सिलेंडर हमने उज्ज्वला के अंदर अरे भैया तेल कंपनियों ने अरे तो दिए। भैया तेल कंपनियों को बांटे तो तेल कंपनियों को पैसा देंगे। तेल कंपनियों को भाई कोई न कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, मुझे यहाँ दिया है। कितना आप कैसे कह रहे हो कि नहीं दिया? आप डाटा निकाल के दे दिया जी, 1 रुपया भी नहीं दिया तेल कंपनियों को। तेल कंपनियों को जो पैसा देना है भारत सरकार दे रही है, लेकिन जो कांग्रेस के टाइम पे जो बॉन्ड इशू हुए थे, बॉन्ड इशू हुए थे, कितना दे रही है? हमको करना पड़ रहा है। ये 13 करोड़ कनेक्शन का पैसा कौन देगा? 1,44,000 करोड़ के बॉन्ड है, उसका पेमेंट अभी हमको करना पड़ रहा है। 13 करोड़ कनेक्शन का पैसा कौन देगा? सुरेश गर्ग जी, एक बयान को कितनी बार घुमाएंगे सर? मुझे बताइए, ऑयल बॉन्ड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि जो उज्ज्वला योजना के अंदर ऑयल बॉन्ड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सरकार की योजना, एक सरकार ने ऐसे नहीं होता है। एक सुरेश गर्ग जी, अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। पुराना सुरेश गर्ग जी, अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। पहला सवाल जो है वो सर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। मेरी जनता को बस इतना बता दीजिए कि जो सब्सिडी सिलेंडर पे आप लोगों ने छीन ली है, गरीबों से जो छीन लिया है, वो वापस कब लौटा रहे हैं? आने वाले टाइम में सब्सिडी आएगी, कब लौटा रहे हैं सर? कब लौटा रहे हैं? जिन प्रदेशों में वजह से हमने सब्सिडी बंद की जा चुका है, कोरोना काल की वजह से संकट में था, इसलिए हमने वो सब्सिडी बंद की है। लेकिन आने वाले टाइम में सब्सिडी चालू हो जाएगी। जो जनता को हमने सब्सिडी को जो बंद कर रखा है 2024 के चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले शॉर्ट टर्म के लिए बंद किया है। आने 2 वाले साल शॉर्ट टर्म नहीं होते सर, 3 साल शॉर्ट टर्म नहीं होते। कोरोना के बाद लोगों की जेब पर कितना डाका डाला है? बजट में प्रोविजन ही नहीं रखा। कोरोना के बाद लोग ये झूठ बोल रहे हैं। बजट में प्रोविजन ही नहीं रखा है, सब्सिडी देंगे कहां से? भाई सब्सिडी, अरे आप झूठ बोल रहे हो। होगी तो सब्सिडी देने के लिए बजट में तो सब्सिडी करना पड़ता है। जरूरत होगी तो झूठ बोल रहे सब्सिडी देंगे। जरूरत होगी तो टाइम में तो 1241 सुरेश गर्ग जी, जरूरत होगी तो सब्सिडी देंगे। जरूरत है साहब, आम जनता को जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश गर्ग जी, योगेंद्र जी आपका भी, कार्तिकेय जी और हुक्म जी आपका भी शुक्रिया। जरा सोचिए, 13 करोड़ सिलेंडर ये कहते हुए बांटे गए थे कि हमें चूल्हा खत्म करना है और गैस के जरिए आम आदमी के घर को खुशहाल करना है, और 40 से 50% आम आदमी इस स्थिति में नहीं है जिनको उज्ज्वला में सिलेंडर दिया गया कि वो भरवा पाए, और हर दिन दाम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा महंगाई हर तरीके से बढ़ रही है। सरकार को जरा सोचना चाहिए कि जनता सिर्फ वोट बैंक नहीं, उसका पेट का भरना भी जरूरी है। नमस्कार।